नमस्कार। चलिए आज भारत की आर्थिक कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प पन्ना खोलते हैं। ये कहानी है हमारे बैंकों की और उस एक संस्था की जिसके बिना शायद हमारी अर्थव्यवस्था आज जैसी है वैसी नहीं होती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। तो आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये बना कैसे, चलिए समझते हैं। आज की इस पड़ताल में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि बैंकों की शुरुआत हुई कैसे, फिर उस दौर में चलेंगे जब कोई कंट्रोल नहीं था, उसके बाद जानेंगे एक केंद्रीय ताकत के जन्म की कहानी, फिर समझेंगे कि आरबीआई आज हमारे लिए क्या-क्या करता है, और आखिर में एग्जाम्स के लिए कुछ जरूरी बातें भी देखेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम जीरो से। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये बैंक होता क्या है और इसका काम क्या है? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझें तो बैंक एक ऐसी जगह है जहां लोग अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए जमा करते हैं और जिन्हें पैसों की जरूरत होती है वो वहां से लोन लेते हैं। बैंक जमा पैसों पर थोड़ा ब्याज देता है और लोन पर थोड़ा ज्यादा ब्याज लेता है। इसी लेन देन से पूरा सिस्टम चलता है। हाँ, साथ में लॉकर जैसी सुविधाएं भी होती हैं। बस यही है बैंकिंग का मूल आधार। अब चलते हैं थोड़ा पीछे, इतिहास में। भारत में आज के मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की नींव असल में ब्रिटिश राज में रखी गई थी। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारोबार और पैसों के लेन देन को संभालने के लिए कुछ बड़े बैंकों की शुरुआत की। ये सब शुरू हुआ 3 प्रेसिडेंसी बैंकों से। सबसे पहले 1806 में बना बैंक ऑफ बंगाल, फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। फिर कई साल बाद 1921 में इन तीनों को मिलाकर एक बहुत बड़ा और पावरफुल बैंक बनाया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और मजे की बात यह है कि यही बैंक आज़ादी के बाद हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बना। लेकिन ये कहानी सिर्फ अंग्रेजों के बैंकों की नहीं थी। जल्द ही देश में एक नई लहर उठी, स्वदेशी आंदोलन की। और इसी आंदोलन ने उन बैंकों के लिए रास्ता बनाया जिन्हें भारतीय ही बना रहे थे और भारतीय ही चला रहे थे। यहां हम इन दोनों तस्वीरों में वो फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ थे अंग्रेजों के बनाए प्रेसिडेंसी बैंक्स और दूसरी तरफ थे स्वदेशी की भावना से जन्मे बैंक्स जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन बैंकों की कमान पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में थी। ये एक तरह की आर्थिक आज़ादी की शुरुआत थी। तो ठीक है, बैंक तो बहुत सारे खुल रहे थे, कुछ अंग्रेजों के, कुछ भारतीयों के, लेकिन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। इन सब पर नजर रखने वाला, इन्हें नियम कानून सिखाने वाला कोई नहीं था। और इसी वजह से देश एक बड़े आर्थिक तूफान की तरफ बढ़ रहा था। ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये सच में चौंकाने वाला है। 600 से ज्यादा बैंक। इतने बैंक उस दौर में फेल हो गए, मतलब डूब गए। जरा सोचिए उन लाखों लोगों का क्या हुआ होगा जिनकी जिंदगी भर की कमाई इन बैंकों में रखी थी। ये आर्थिक अराजकता का समय था। तो इस बिना कंट्रोल वाले सिस्टम के 2 बड़े खतरे थे। पहला, बैंक अंधाधुंध लोन बांट रहे थे जिससे बाजार में पैसा ज्यादा हो गया और महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। और दूसरा, जब बैंक एक एक करके डूब रहे थे तो पूरी अर्थव्यवस्था में मंदी का डर फैल रहा था। देश की आर्थिक स्थिरता दांव पर लगी थी। तो नतीजा बिल्कुल साफ था। एक बात सब समझ चुके थे कि बिना किसी लगाम के ये बैंकिंग सिस्टम देश को बनाने की जगह डुबो सकता है। अर्थव्यवस्था को इस बर्बादी से बचाने के लिए एक सेंट्रल बॉडी, एक रेगुलेटर की जरूरत अब सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी थी। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया हमारी कहानी के हीरो को। अब देखते हैं कि कैसे इस पूरे बिखराव को समेटने और अर्थव्यवस्था को एक मजबूत सहारा देने के लिए एक सेंट्रल बैंक को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। देखिए, ये कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं था। इसकी कहानी शुरू हुई 1926 में जब हिल्टन यंग कमीशन ने कहा कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। फिर 1930 में एक और कमेटी ने इस बात पर मोहर लगाई। इसके बाद 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ और आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया, 1 अप्रैल 1935, जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो आरबीआई तो बन गया, पर सवाल ये है कि इसकी शक्तियां क्या हैं, ये काम कैसे करता है। आइए अब हमारे देश के इस आर्थिक प्रहरी यानी इकोनॉमिक गार्डियन की ताकत और इसके काम को समझते हैं। आरबीआई को चलाने की जिम्मेदारी 21 सदस्यों के एक सेंट्रल बोर्ड की होती है। इसमें सबसे ऊपर होते हैं एक गवर्नर, उनके साथ 4 डिप्यूटी गवर्नर और फिर सरकार और अलग-अलग इलाकों के लोकल बोर्ड से चुने हुए सदस्य होते हैं। ये ढांचा इसलिए बनाया गया है ताकि देश के बड़े आर्थिक फैसले हर पहलू को ध्यान में रखकर लिए जाएं। अच्छा, आरबीआई का सबसे जाना पहचाना काम क्या है? बिल्कुल सही, नोट छापना। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सारे नोट आरबीआई ही जारी करता है।
पर इसका काम सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। ये सरकार का भी बैंकर है और ये बाकी सभी बैंकों का भी बैंक है। मतलब ये सबका हेडमास्टर है। आरबीआई का एक बहुत ही ज़रूरी रोल है अंतिम ऋणदाता का। इसका मतलब ये है कि जब कोई बैंक किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाता है और उसे कहीं से मदद नहीं मिलती, तो आखिरी उम्मीद आरबीआई ही होता है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को गिरने से बचाता है। ये उदाहरण बहुत ही बढ़िया है। सोचिए कि अर्थव्यवस्था एक पाइप है और पैसा उसमें बहता हुआ पानी। अब आरबीआई उस नल की तरह है जो इस पानी के बहाव को कंट्रोल करता है। जब उसे लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, तो वो नल कस देता है, यानी लोन महंगे कर देता है। और जब उसे लगता है कि ग्रोथ बढ़ानी है, तो वो नल खोल देता है। इसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई सिर्फ एक सख्त रेगुलेटर ही नहीं है, बल्कि ये देश के विकास के बारे में भी सोचता है। ये कोशिश करता है कि बैंकिंग हर गांव, हर घर तक पहुंचे। यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देता है, लोगों का बैंकिंग पर भरोसा मजबूत करता है और उन्हें पैसे के सही इस्तेमाल के बारे में भी सिखाता है। तो चलिए, अब इस पूरी कहानी के कुछ सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि हर किसी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। 1921 में इंपीरियल बैंक बना, 1934 में आरबीआई एक्ट आया और फिर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आज़ादी के बाद 1949 में आरबीआई एक सरकारी संस्था बन गया और 1955 में एसबीआई का भी राष्ट्रीयकरण हुआ। ये तारीखें भारतीय बैंकिंग के इतिहास में बहुत अहम हैं। और इन बातों को हमेशा याद रखिएगा। बैंकों का बैंक कौन? आरबीआई। मुश्किल में आखिरी सहारा कौन? आरबीआई। महंगाई को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। हाँ, पर 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? वो वित्त मंत्रालय करता है, आरबीआई नहीं। और एक और बात, क्रेडिट पर कंट्रोल आरबीआई रखता है, पर क्रेडिट बनाता कौन है? वो कमर्शियल बैंक बनाते हैं। तो ये थी कहानी आरबीआई के बनने की। पिछले कई दशकों से आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़े बड़े तूफानों से बचाया है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल भविष्य को लेकर है। डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी और बदलती दुनिया की नई चुनौतियों के बीच अगली पीढ़ी के लिए आरबीआई की भूमिका क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।